हरियाणा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिर चुका है। जी हां, ये लगातार देखने को मिल रहा है। ये दूसरी बार इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और दूसरी बार ये अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, कितनी तरह के होते हैं, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इससे पहले ये कब कब हो चुका है, ये तमाम चीजें जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। राम नारायण यादव, आप पूर्व सलाहकार रह चुके हैं पंजाब और साथ ही साथ हरियाणा विधानसभा के। तमाम पहलुओं को समझेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है और आज जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव गिरा इसके क्या मायने। राम नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी। जानना और समझना आपसे ये चाहेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव कितनी तरह के होते हैं और अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था कांग्रेस की तरफ से, क्या ये विश्वास में ज्यादा था या फिर कांग्रेस ये चाह रही थी कि किसी तरीके से पब्लिक अटेंशन को गेन किया जाए। अमूमन कहा जाता है कि जनता के लिए ये होता है, लेकिन जनता की अटेंशन सीख करने के लिए ये था। पॉलिटिकल आरोप ये भी कांग्रेस पर थे। देखिए राज जी, कि अविश्वास प्रस्ताव को हम ये पॉलिटिकली तो कह सकते हैं कि टाइम पास करने के लिए है या टाइम पब्लिक की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए है, लेकिन हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये एक डिवाइस है और डिवाइस जितनी भी हमारी हैं वो पब्लिक की इंटरेस्ट में, पब्लिक की आवाज़ उठाने के लिए, उनकी कठिनाई दूर करने के लिए और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होती है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव एक और तरह की चीज़ है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सरकार की बुराइयां या कमियां ही निकाली जाती हैं और उन्हीं को हाईलाइट की जाती है। इसलिए उसके बाद मुख्यमंत्री या उनकी एब्सेंस में कोई अन्य मंत्री उसका जवाब देते हैं। तो अब जो आपने पूछा कि इसमें क्या अंतर है, कितने प्रकार के होते हैं और ये क्यों लाया जाता है जी। अविश्वास प्रस्ताव हमारी रूल्स में दिया हुआ है और वो इस कारण लाया जाता है कि जब कोई सरकार हमें दिखती है कि वो अल्पमत में आ गई है तो इसको अपोजिशन ला सकता है या कोई भी एक मेंबर ला सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन है कि इसको एडमिट तभी किया जाएगा जब हरियाणा विधानसभा के रूल के मुताबिक 18 सदस्य उसको लीव ग्रांट करने के लिए सपोर्ट करेंगे। तो एडमिट होने के बाद में वो उस पर बहस हो जाती है, जैसे अभी इसमें हुई थी और जवाब भी हुए थे। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव एक तो सरकार में अविश्वास होने के कारण सरकार गिराने का मतलब होता है। दूसरा जो रूल्स में दिया हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार की पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिए होता है और इसी वजह से मैंने कहा था कि ये हमारी पार्लियामेंट्री डिवाइसेस है पब्लिक की आवाज़ उठाने के लिए कि मेंबर जनता की आवाज़, जनता के हक में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अच्छे से अच्छे ढंग से किस तरह उठा सकते हैं, जिससे कि जनता की कमियों को, जनता की आवश्यकताओं को गवर्नमेंट की निगाह में ला सकें और गवर्नमेंट में अगर कोई कमी उनके काम करने में रह गई है तो उनको सरकार दूर करने का कोशिश करे, उनको अवसर मिले। तो ये तो अविश्वास प्रस्ताव हुआ। अब पीछे कुछ दिन से हमारी कन्वेंशन ये भी चली है 5-6 दशकों से कि विश्वास प्रस्ताव। अब वैसे तो ये अविश्वास प्रस्ताव है लोकसभा में सबसे पहले 1963 में आया था। पंडित जी के टाइम पर तो दो पहली लोकसभा में आए ही नहीं थे। हमारी विधानसभा में तो ये 1966 पहले से इस पर भी हम आएंगे, लेकिन आपने अभी विश्वास प्रस्ताव की बात की तो जो लोग नहीं समझते अविश्वास प्रस्ताव को, तो लोग जानते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, सरकार के खिलाफ लगता है विपक्ष को कि उनके पास नंबर्स नहीं है। लेकिन विश्वास प्रस्ताव होता क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट कॉन्फिडेंस मोशन का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी प्रक्रिया से सरकार बच भी सकती है? हाँ, इसमें ऐसे होता है कि अब ये देखने में आया है कि जब सरकार पूरी तरह से विश्वास में है तो कई असेंबलीज में देखने आया है कि तो वो विश्वास प्रस्ताव ले आते हैं और उनकी धारणा, जनरली हमारी धारणा ये होती है, मैं इस चीज़ को इनके डिफरेंस करने से बाद में बीच में एक ये बात बता देता हूँ कि एक धारणा ये होती है कि अगर हमने अभी विश्वास सदन का हासिल कर लिया तो 6 महीने के अंदर कोई विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। अच्छा। ऐसे हमारे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं कि डेली अविश्वास प्रस्ताव आते रहे। मैं आगे आप बताऊंगा, जैसे कि आपने मुझसे अभी कही थी कि आगे लेंगे इस इशू को। तो अविश्वास प्रस्ताव तो वो हुआ जो मैंने बताया। विश्वास प्रस्ताव वो होता है कि जहां सरकार चलते चलते माइनॉरिटी में आ जाती है या माइनॉरिटी में आने की शक होता है और अपोजिशन उसको उठाती है, अपोजिशन उसको राज्यपाल महोदय या राष्ट्रपति जी के सामने रखते हैं और वो देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो विश्वास मत खो बैठी है गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट से अपनी स्थिति को पूरी जानकर सदन की
प्रधानमंत्री जी को या चीफ मिनिस्टर साहब को कहते हैं कि आप विश्वास मत हासिल कीजिए। एक जी। तो रास्ता ये। ठीक है। दूसरा ये है कि अपोजिशन उसको ले आ सकता है। अपोजिशन से पहले विश्वास हासिल करने के लिए गवर्नमेंट का हक है। विश्वास ज़्यादातर अपोजिशन नहीं लाती, गवर्नमेंट ही लाती है कि वो विश्वास अपना हासिल करती है, और अविश्वास से ऊपर प्रायोरिटी विश्वास को दी जाती है विश्वास जीतने के लिए। और गवर्नमेंट विश्वास मोशन लाके ये शो करती है कि हमारा विश्वास सदन में है, और वो जीत जाते हैं तो बहुमत रह जाता, अगर वो हार जाते हैं तो फिर उनको इस्तीफा देना पड़ता। बिल्कुल। अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि हरियाणा में कब कब अविश्वास प्रस्ताव आए, कब से ये शुरू हुआ, और क्या हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव के बाद कभी ऐसा भी हुआ कि सरकार गिर गई? ये तमाम रोचक चीजें जरूर हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। हाँ, देखिए, ये हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसी चीज़ें हैं कि सीधे तौर पर अविश्वास प्रस्ताव पर सरकारें गिरने का प्रोविज़न तो है, लेकिन हमारी हरियाणा विधानसभा में आज तक विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव पर सरकारें नहीं गई। हालांकि मौका आया था, क्योंकि मैं 1999 में चौधरी बंसीलाल जी ने विश्वास मत हासिल किया था। पहले में वो जीत गए थे जून के में। फिर जून में दोबारा ही आ गया, तो उसमें जैसे विश्वास हासिल करने के लिए वो सदन में गए तो तभी उनको कह दिया कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है, और हाउस देयर एंड देन एडजर्न हो गया। उसके एक महीने बाद ओम प्रकाश चौटाला जी ने सरकार बनाई, तो उन्होंने फिर विश्वास मत हासिल किया। तो ऐसे इनके एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ हैं। लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव का जो एक मैं इम्पोर्टेंट बात बतानी चाहता हूँ कि सरकार सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव पर ही नहीं गिरती, कई और चीजें भी ऐसी हैं जिनके ऊपर सरकार को जाना पड़ता है, और ऐसा हमारी हरियाणा विधानसभा में हुआ भी है। एग्जाम्पल दे दें, कौन कौन सी ऐसी और चीजें? 1967 में जब हमारी दूसरी विधानसभा बनने के बाद में मेजोरिटी कांग्रेस गवर्नमेंट बनाई, मेजोरिटी में थी। पंडित भगवत दयाल शर्मा ने ओथ चीफ मिनिस्टर की लेके सेशन बुलाया। सेशन आया तो सेशन में जैसे ही स्पीकर साहब का ऑफिशियल नॉमिनी डिक्लेयर हुआ, दूसरी तरफ से अपोजिशन का मेंबर खड़े हुए, तो अपोजिशन के मेंबर जीत गए, गवर्नमेंट के मेंबर हार गए। तो स्पीकर के हारने के बाद में पंडित भगवत दयाल शर्मा को एज चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद में एक संयुक्त दल की मिलके कई पार्टियों ने राव वीरेंद्र को अपना लीडर इलेक्ट किया, और वो चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन डायरेक्ट अविश्वास और विश्वास मत पर अभी तक कोई सरकार गिरी नहीं है। अब मैं एक और छोटा सा सवाल आपसे कर रहा हूँ, फिर आपसे अलविदा लेंगे, इजाजत लेंगे। सवाल ये कि हम अमूमन देखते हैं कि जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो आखिर में सीएम बोलते हैं। क्या सीएम के बाद भी कोई बोल सकता है? किस तरीके का प्रावधान रहता है इसमें? हाँ, हमारे जो है लोकसभा और विधानसभा के रूल्स में एक प्रोविजन ये भी दिया हुआ है, राइट टू रिप्लाई। वो राइट टू रिप्लाई मूवर के लिए होता है, सभी मूवर के लिए नहीं होता, जैसे मोशन ऑफ थैंक्स पर नहीं होता। लेकिन दूसरे जो मूवर्स होते हैं किसी भी मोशन के, उनको राइट टू रिप्लाई होता है। यानी कि अगर मुख्यमंत्री जी या कंसर्न डिपार्टमेंट के मंत्री बोलते हैं तो उसके बाद उनको अपनी बात कहने का मौका देना, पावर है, मौका उनका हक है। बिल्कुल। तो ऐसे हमारे यहाँ हैं, और हमारी ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन भी है कि अगर मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया है तो उसके बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन को या जो मूवर है उनको बोलने का कानून के हिसाब से हक है। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ये तमाम वो चीज़ें जो आम आदमी नहीं जानता, और ऐसे में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आप तक पहुंचाएं ये तमाम जानकारियां कि अविश्वास प्रस्ताव किस तरीके से आगे बढ़ता है, किस तरीके का विश्वास प्रस्ताव होते हैं, विश्वास प्रस्ताव भी होता है। ये तमाम जानकारियां दी रामनारायण यादव जी ने। बेहद शुक्रिया आपका।